हम लोगों ने पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी, पहले अंडरस्टैंड कर रहे थे। आपने सबसे पहले ये चीज देखना है कि जो हमारी फिएट करेंसी थी वो कौन सी वाली, वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जिसमें एक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं, उसके पास तमाम जो सा डेटा उसके पास स्टोर्ड होता है डेटाबेस की सूरत में, एंड सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। उसमें कोई भी चेंजिंग या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हर एक जगह में हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, स्टेट बैंक है, जितने बैंक सारे उसके साथ रिलेटेड है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी उस बैंक की या सेंट्रल बैंक की नॉलेज में होंगी। ऐसा ही है कि नहीं? बेशक आप किसी पब्लिक, किसी एक प्राइवेट बैंक के आपका अकाउंट होगा, उसके अंदर मिजान में, यूबीएल में, स्टैंडर्ड चार्टर में, एचबीएल में, बैंक इस्लामी में, बैंक दुबई में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी जो ट्रांजैक्शंस है ना वो किसकी नज़र में होंगी, सेंट्रल बैंक की नज़र में होंगी। उसको पता होगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो करेंसी रेट या एक्सचेंज रेट्स होते हैं, या जो करेंसी की जो जितनी भी वो चीज़ें हैं, वो डिज़ाइन करने वाले कौन होते हैं, वो सेंट्रल बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, उनको मालूम होता है हमारी जितनी भी करेंसी है उसके हिसाब से उसकी इवैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी हमेशा से सेंट्रलाइजेशन वाला जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक गया तो फिर सारा डेटा आपका गया। ठीक है, तो इसको डिसेंट्रलाइज किया गया था क्रिप्टोग्राफी के अंदर। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि नहीं की थी? की थी, बता दो। वही बात है, हाँ, ट्रेडिशनल डिजिटल करेंसीज जितनी भी ना, दे आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और जो गवर्नमेंट है ना, ये दोनों आपकी जो एक्सचेंज रेट्स हैं, या यूं समझ लें इन अदर वर्ड्स, वो जो एक्सचेंज रेट्स के अलावा दे आर डिटरमिन्ड बाय ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन अंडर द नोटिस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट, उनको पता होती है। और एक्सचेंज रेट्स भी कौन डिफाइन करते हैं, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट ही डिजाइन या डिफाइन करा रही होती है, क्योंकि सारा डेटा सेंट्रल बैंक के पास स्टोर होता है। उनको पता होता है हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? और इसी तरह से अब इस पूरी प्राइवेसी या सेंट्रलाइजेशन के सिस्टम को कह लें कि इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, इसकी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हो सकती हैं, तो इसको खत्म करने के लिए एक न्यू करेंसी बनाई गई थी। उसको कहा गया था, एक नया सिस्टम बनाया गया था, उसको कहा गया था क्रिप्टोग्राफिक करेंसी या क्रिप्टो करेंसी कहा गया था। क्रिप्टो, जैसे हम इंक्रिप्शन पढ़ते हैं ना लफ्ज, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज को इस अंदाज में कि हर कोई ना समझ सके उसको, सिर्फ वो समझे जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया था। समझ आ रही कि नहीं आ रही बच्चे? सुनना मेरी बात, ठीक है? सिर्फ वो समझे जिसके लिए डेटा बनाया गया है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट इज अ ब्रांच या इट्स प्रोसेस। क्रिप्टोग्राफी का मतलब, क्रिप्टो का जो सा मेन मतलब होता है, इसका मतलब है समथिंग दैट इज कह लें कि कंसील्ड, हिडन, ठीक है, जिसको प्रिवेंट किया जाए किसी चीज से। तो लिख लें अपने पास, या सीक्रेट कहा जा सकता है, समथिंग दैट इज कंसील्ड, समथिंग दैट इज सीक्रेट, समथिंग दैट इज हिडन, समथिंग दैट नीड्स टू बी प्राइवेट। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या होगा? इट्स द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग, इट्स द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग या कोडिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट ओनली द इंटेंडेड कंप्यूटर्स वुड नो व्हाट द डेटा इज। क्रिप्टोग्राफी क्या है? जिस तरह होता है ना, ग्राफी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ समथिंग। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग या coding information so that only intended recipients understand it, so that only intended recipients understand it,
और क्रिप्टोग्राफी के अंदर इसमें जो सिस्टम इस्तेमाल किया गया है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। कौन सा वाला सिस्टम इस्तेमाल किया है इसके अंदर? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इस्तेमाल किया है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में यह था कि सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व होती थी, इसमें गवर्नमेंट बॉडी को बीच में से माइनस कर दिया गया और चीज किस तरह से आगे लेके गए कि डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब सेंट्रल एक बॉडी नहीं है, अब जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के अंदर शामिल होंगे हर कंप्यूटर के पास पूरा डेटाबेस दिया जाएगा। यानी कि अब कोई भी न्यू ट्रांजैक्शन अगर करनी है, किसी ने भी वो न्यू ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो हर नेटवर्क कंप्यूटर को कि एक्नॉलेजमेंट के बाद जो सा है वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाएगा या ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस। उसके अंदर थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये है कि डेटा अब सेंट्रल बैंक के अंदर अगर मौजूद है वो हैक हो जाए तो प्रॉब्लम कॉज होगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि अब हैकिंग वाला चक्कर बीच में से खत्म हो जाएगा। अगर हैक करना है तो जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर्स पूरे दुनिया में मौजूद हैं उन सबको हैक करना पड़ेगा इसी एक ही वक्त के अंदर, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। और हर वो कंप्यूटर जो इस ट्रांजैक्शन में फैसिलिटेट कर रहा होता है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन वाले सिस्टम के अंदर, उसको माइनर्स कहा जाता है, जो माइनिंग करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये लफ्ज चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी सुना हुआ ही होगा कि जो कंप्यूटर्स विच आर फैसिलिटेटिंग इन द एक्सचेंज और यू कैन से इन द ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं माइनिंग कंप्यूटर्स या माइनर्स कहा जाता है, जो माइनिंग कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शन, वर्ल्ड वाइड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, हर कंप्यूटर अपनी ताकत के मुताबिक उसमें हिस्सा डाल रहा होता है। समझ आ रही है? एंड दे आर नॉट द सिंपल कंप्यूटर्स, वो बहुत ज्यादा आम कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत पावरफुल प्रोसेसिंग पावर्स होती है उनकी, पावरफुल प्रोसेसिंग पावर्स होती है। और आपको मालूम है कि ऐसे कंप्यूटर्स किस इलाके में रखे जाते हैं? किस इलाके में? ठंडे तरीन इलाके में रखे जाते हैं, जहां का टेम्परेचर बहुत क्या हो, कम हो। और ये क्यों रखा जाता है इस तरह से? हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। वो तो यहाँ पर भी रख के एसी लगाए जा सकते हैं, उसको कैसे यहाँ पे रख के एसी क्यों नहीं लगाए जाते उसमें? क्योंकि जितने पैसे उससे प्रोड्यूस होते हैं, एसी के ऊपर भी फिर उतना ही क्या होगा, बिलिंग आएगी। एसी भी उतना ही क्या करेगा, बिल कॉस्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसकी वहां से फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वो एसी कॉस्ट बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे बर्फ वाले इलाके में जाके सिस्टम्स को डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि लेकिन वहां पे बर्फ वाले इलाके में फिर इंटरनेट की फैसिलिटी भी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। समझ रहे बात की नहीं? क्योंकि एक वक्त के अंदर कह लें कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो डेटा आ रहा होता है और जा रहा होता है, ब्लॉक्स आते हैं और ब्लॉक्स जाते हैं। हर डेटा, हर ट्रांजैक्शन जो एक कंप्यूटर पर आ रही होती है उसको एक ब्लॉक का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को जरा समझना है। यहां तक कोई मसला आ रहा है आपको? यहां तक कोई मसला आ रहा है? बताए ना, नहीं आ रहा? तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी सिस्टम है ये इट वर्क्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन। तो व्हेन वी कम टुवर्ड्स द क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी में जो न्यू करेंसी आई थी उसको नाम क्या दिया गया था, क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब क्या था, सीक्रेट, हिडन या प्राइवेट। अब क्रिप्टो करेंसी क्या हो जाएगी, करेंसी दैट इज नॉट पब्लिक टू एनी वन कंप्यूटर, not public to any one computer, which means that authority is not with one computer, authority is with all the computers, all the networked computers. समझ रहे बात की नहीं? So you can say that के it is the secret currency that works on the principle of blockchain, that works on the principle of blockchain, where that works on the principle of blockchain where all networked computers are involved in each transaction. Each network computer is involved in each transaction. ये थोड़ा सा सिक्योर है, थोड़ा नहीं बल्कि काफी सिक्योर है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या चीज है?
व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन एक तरह का नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ब्लॉक एक उस डेटा को कहा जाता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डेटा विच इज अपडेटेड और चेंज्ड आफ्टर एवरी न्यू ट्रांजैक्शन इज मेड। जब नई ट्रांजैक्शन होती है तो डेटा को तब्दील किया जाता है। जो तब्दील किया जाता है उस डेटा में कुछ 3-4 चीजें हैं जो अपडेट होती हैं। वो जो 3-4 चीजें हैं उस डेटा की तब्दीली को मिला के उस पूरे ग्रुप ऑफ डेटा को एज अ ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ब्लॉक कहा जाता है। आपको याद आ रहा है कि नहीं? मेन मेमोरी में, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं, एड्रेस और कंटेंट को मिला के मेमोरी यूनिट कहते थे। क्या कहते थे? तो एक मेमोरी यूनिट में कितनी चीजें होती थी? 2। कौन कौन सी? एड्रेस और कंटेंट्स होते थे। ऐसा ही है ना? एड्रेस और कंटेंट्स होते थे एक मेमोरी यूनिट के अंदर। क्या ख्याल है बच्चों? अब मुझे बताओ, इसी तरह ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में क्या होता है? इसमें तरह तरह की चीजें होती है। ट्रांजैक्शन डेटा होता है, जिस तरह सेंडर का डेटा, रिसिपिएंट का डेटा, समझ आ रही है? फिर इसी तरह से एक वो टाइम स्टैंप होती है कि कितने बजे, कितने सेकंड के ऊपर, किस तारीख को यह डेटा तब्दील किया गया था। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो एक ब्लॉक क्या होता है? एक ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा तरह के डेटा होते हैं, उनको एज अ होल ब्लॉक कहा जाता है। और जब वो ब्लॉक वैलिडेट हो जाता है बाय ऑल द कंप्यूटर्स, जब हर कंप्यूटर वैलिडेट कर देगा तब जाके उसको नेटवर्क के अंदर उसको हिस्सा बनाया जाए, उस पूरी चेन का, उस नेटवर्क का, उस ब्लॉक को हिस्सा बनाया जाएगा। अगर किसी हैकर ने अब देखें हैकर क्या करता है, एक वक्त में दुनिया में कितने कंप्यूटर्स होंगे बताएं? बहुत ज्यादा सारे। उनकी लोकेशंस क्या होती है? अननोन होती है। उन नेटवर्क कंप्यूटर्स की लोकेशन क्या होती है? अननोन होती है। वो हो सकता है एक कंप्यूटर को टारगेट कर ले, हैक कर ले, कोई मसला नहीं है। बाकी तो क्या करेंगे? बाकी तो नहीं हैक हो सकेंगे ना, बाकियों का डेटा तो नहीं खराब हो सकेगा। तो इससे क्या किया जाएगा? बाकी जितना भी डेटा है उसको क्या किया जाएगा? सिक्योर बनाया जा सकता है। क्योंकि एक वक्त में सेंट्रल बैंक पे, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, ये यूं समझ लें ब्लॉकचेन में भी अगर मैं नेटवर्क कंप्यूटर्स बीच में से निकाल लूं तो हो सकता है अगर हैकर को पता चल जाए कि यार एक सुनो मॉइस डेटा अगर एक ही यूजर के पास जाता जा रहा है, उसको पता लग जाए ना कि अगर एक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के पास डेटा आया है, ठीक है, और हर दफा डेटा तब्दील हो रहा है, और उसको वो हैश एल्गोरिदम भी पता चल जाए जिस एल्गोरिदम की बेस के ऊपर वैल्यू तब्दील की जाती है, हो सकता है जितनी देर में आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा उससे पहले हैकर का कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको फेक डेटा दे दे। मुमकिन है, क्योंकि तो कंप्यूटर की पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। क्या ख्याल है? आपसे इंडिविजुअल कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं? लेकिन अगर मैं सब बच्चों को इन्वॉल्व कर दूंगा तो एक वक्त में जितना मर्जी पावरफुल कंप्यूटर हो वो कितनों को टारगेट कर सकेगा? क्या हर एक को कर लेगा? नहीं कर लेगा। वो इतना टाइम रखा जाता है जिस टाइम में वो मुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है कि वैल्यूज हर एक कंप्यूटर में जाके उसी लम्हे तब्दील की जाए, क्योंकि वो कंप्यूटर ऑल टाइम एक दूसरे के साथ डेटा क्या कर रहे होते हैं? शेयर कर रहे होते हैं। तो जिस लम्हे वो कोई डेटा के अंदर तब्दीली आती है उस डेटा को इनवैलिडेट कर लिया जाता है, उस ब्लॉक को उस चेन में शामिल ही नहीं किया जाता, यानी उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म ही नहीं किया जाता। ना लेन होता है ना देन होता है। लेन देन क्या है? गिव एंड टेक, वो एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता। मेरी बात समझ आ रही है? गिव एंड टेक मतलब जो बैंक में ट्रांजैक्शन होती है ना, तो आपकी बैंक में स्टेटमेंट अपडेट हो जाती है ना कि इतने पैसे ऐड हुए हैं या इतने पैसे उसमें से क्या हुए हैं? माइनस हुए हैं। तो ये वो आपके अकाउंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि इनवैलिडिटी आ जाएगी बीच में, बिकॉज योर डेटा वॉज हैक्ड बाय समवन। सो इसमें पॉसिबल नहीं है डेटा हैक करना। खैर, सो ब्लॉकचेन की तरफ आते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड, नोट्स बनाएं, पहले ब्लॉकचेन की पूरी की बात बताऊंगा मैं। ब्लॉकचेन बाद में बताता हूं, भी ब्लॉकचेन की बात लिख लें। अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट मेंटेन्स, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस that maintains a continuously growing list of ordered records called blocks,
इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इस लफ्ज की तरफ देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? फैला देना, सबको बांट देना, ऐसा ही है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूट कर दो जी, ये मतलब क्या दे दो? सबको दे दो। तो ये एक है सेंट्रल डेटाबेस, उसमें क्या होगा? वन सिंगल डेटाबेस। अब उस डेटाबेस को छुपाना एक काम है किनका? सेंट्रल बैंक वालों का, गवर्नमेंट बॉडी का, कि वो सर्वर की लोकेशन किसी को पता ना चले। और अगर किसी को पता चल गई तो उसके अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐसे हो, इतने ज्यादा लेवल्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक हो कि कोई बंदा वहां तक पहुंच ही ना सके। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अभी तक पुराना यही काम चल रहा है। फ्यूचर किस चीज के बारे में होगा? जब कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे, तब तो फिर वो जो सेंट्रल बैंक वाला सिस्टम है ना, उसमें जब तक न्यू क्वांटम क्रिप्टोग्राफी नहीं आएगी तब तक किस्सा ठीक नहीं होगा। फिर मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो इसलिए गवर्नमेंट्स को लेजिस्लेशन करनी है, उनको टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है। बात समझ आ रही है? या तो बिल्कुल सिरे से ही इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं करना, या तो अगर मानना है तो उसके लिए फिर उनको अपना तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? लेकिन उसमें फिर मसला क्या होता है? गवर्नमेंट बॉडी बीच में से क्या होती है? माइनस हो जाती है। क्लियर हो रही बात की नहीं? खैर, अब इसका मतलब है इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट मेंटेन्स अ कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स, कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट स्टोर्स ऑल ट्रांजैक्शन डेटा। इट कंसिस्ट्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, नजर आ रहे लास्ट रो? that stores all transactions data। और इसके अंदर क्या होता है? all computers in the network they get a copy of that particular data block। उस ब्लॉक की हर एक को कॉपी मिलती है। and every computer in that is taking part in the network needs to validate। और उसको वैलिडेट करने के लिए अब कंप्यूटर तो महंगे महंगे प्रोसेसर्स होते हैं ना, एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, माइनर्स डिप्लॉय होते हैं ना कि नहीं? क्यों? शामिर नाम है ना, राफे, सॉरी राफे तो ये भी है। तो जब तब्दील करना पड़ता है उसको, तो कंप्यूटर तो महंगे पड़ते हैं, तो इसलिए उनको लालच दी जाती है, थोड़ा सा कमीशन दिया जाता है माइनर्स को। जो माइनिंग में कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या दिया जाता है? कमीशन दिया जाता है कि ये लो, थोड़े से जितनी भी माइनिंग में आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होगा उसमें थोड़ा सा क्या मिलेंगे? उसको कमीशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं समझ आई? आइए, इसलिए लोग माइनिंग की तरफ जाते हैं, और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ कहते हैं जी हम माइनिंग करेंगे बाकी कंप्यूटर्स के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से होता है और वो फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो बहुत से लोगों ने पैसे बनाए भी थे जब ये क्रिप्टो करेंसी की एक दफ़ा बूम आया था बैक इन कोविड टाइम। कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा आया था, बूम आया था ना, और उससे पहले भी आया था, मतलब 15, 16, 17, 18 में भी दुनिया में बहुत सी जगहों के अंदर क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल की जा रही थी। 2013 में मैंने देखा था, शायद बिटकॉइन की कीमत शायद $20.7 थी या $207, इस तरह से कुछ था, ठीक है, बैक इन 2013 आई गेस। तो वो एक वक्त इस तरह का आया था कि कोविड टाइम में 20,000 तक भी 60,000 तक भी गया था। वो $60,000 का एक कॉइन भी गया था, मतलब इतना एक्सपेंसिव हो गया था वो। तो 2013 में जो 20 के पता नहीं $200 का, ठीक है, और इतनी दुनिया की कोई करेंसी जो सी है ना, दुनिया की कोई भी गुड्स इतनी एक्सपोनेंशियली उनकी वैल्यू या वर्थ इंक्रीज नहीं हुई थी। खैर, तीसरा पॉइंट लिखें, ऑल नेटवर्क कंप्यूटर्स गेट द कॉपी ऑफ द ट्रांजैक्शन। समझ आ रही है कि नहीं? ऑल द नेटवर्क कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन का ही है, ऑल द नेटवर्क computers get the copy of the transactions, and can be altered with the consent of all interconnected computers, and can be altered with the consent of all networked
कंप्यूटर्स। तो इसमें जब हम ब्लॉक की बात करते हैं, तो ब्लॉक क्या चीज है? ब्लॉक क्या है बच्चों? इट इज अ ग्रुप्ड डेटा फॉर्म्ड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन इज मेड इन दैट नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। ब्लॉकचेन वाले कंप्यूटर के अंदर जब भी एक तब्दीली आती है, कोई ट्रांजैक्शन होती है, मतलब किसी ने अपना कोई कॉइन सेल किया है, किसी को ट्रांसफर किया है, या किसी ने उसको मतलब किसी के पास आ रहा है ना, डिपॉजिट हो रहा है, और किसी के बीच में से क्या हो रहा है, विदड्रॉ हो रहा है। बैंकिंग चैनल में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, डिपॉजिट होना और विदड्रॉ होना, यानी ऐड होना या सब्ट्रैक्ट होना। क्या ख्याल है, किसी के पैसों में कोई चीज ऐड होती है और किसी के पैसों में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये कॉइन्स की सूरत में ऐड हो रहे होते हैं। किसकी सूरत में होते हैं? ये कॉइन्स की सूरत में है। और हर कॉइन की एक वैल्यू होती है डॉलर्स के अंदर, ठीक है, जिसको वैसे जनरली ये लोग USDT कहा जाता है, उस डॉलर की करेंसी को। समझ आ रही है कि नहीं? USDT कहा जाता है, जिसकी जो डॉलर वैल्यू होती है वो इट्स स्लाइटली हायर देन द एक्सचेंज रेट की वैल्यू, ठीक है। और वो क्या होता है कि आप जब कोई चीज सेल करते हैं तो उसमें जितने भी बायर्स हैं ना, वो मौजूद होते हैं आपका वो कॉइन खरीदने के लिए। तो हर एक ने ना अपने डॉलर की एक वैल्यू बताई होती है कि मैं आपसे लूंगा ना तो मेरा एक्सचेंज रेट, अब वो जो रेट चल रहा है ना वो तो एक रेट है। मिसाल के तौर पर मैं किसी कॉइन की बात करता हूँ, किस कॉइन की बात करूं? शिबा की बात करूं। लेट से मैं शिबा की बात करता हूं, मिसाल ले रहा हूं, शिबा की बात करता हूं। शिबा एक कॉइन का नाम है, शिबा एक, चलें बिटकॉइन की बात करते हैं जो सबको पता है, बिटकॉइन की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की आजकल वैल्यू चल रही है $20,000 की, ठीक है। मेरे पास है एक बिटकॉइन जो कि नहीं है, ठीक है, लेकिन एज्यूम कर रहा हूं, पता चले आप समझे वाकई है। लेट्स एज्यूम आई हैव 1 बिटकॉइन एंड आई वांट टू सेल हाफ ऑफ माय कॉइन, ठीक है, ये बात कि नहीं? तो उसमें मेरे पास ऑप्शन आएगी सेल करने की। जब मैं सेल की ऑप्शन दबाऊंगा तो सेल में मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी सारी ऑफ ऑल द बायर्स दैट आर करंटली प्रेजेंट इन द नेटवर्क, currently active in the network who wants to buy bitcoin from me, जितने भी मैं सेल करना चाहता हूं। अब मैंने सेलिंग ऑर्डर लगा दिया कितने का? $10,000 का, क्योंकि इस वक्त मार्केट के हिसाब से उसकी कॉस्ट क्या है, 20,000 चल रही है। हो सकता है रात को 30,000 का हो जाए, समझ आ रही है कि नहीं? हो सकता है रात को 5,000 का हो जाए, लेकिन अभी मार्केट रेट, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? 20,000 चल रहा है। बेस्ड अपॉन द वैल्यू जो भी पूरी दुनिया ने डिफाइन की हुई है, कौन सेल कर रहा है कौन नहीं सेल कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू सेट हो रही होती है। वो जो लोग हैं खरीदने वाले, हर एक ने अपना डॉलर का रेट बताया हुआ है। डॉलर का रेट फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 200 रुपए, मार्केट में चल रहा है 200 रुपए। एक ने लगाया होगा 210, एक ने लगाया होगा 205, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक ने लगाया होगा 200, तो मैं उसको बेचूंगा जो मेरी करेंसी में सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। मैं 210 वाले को क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। अब उसमें भी 210 वाले का लिखा हुआ होगा कि ऑलरेडी कितनी ट्रांजैक्शंस इसने बनाई है, मतलब जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी उसकी हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट आर मेड बाय द बायर, क्या वो लेजिटिमेट बायर है या वो है जो टाइम जाया कर रहा है मेरा? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो वो उसको मैं सेल का बटन दबाऊंगा, वो क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन चैट होगी, ऑल नेटवर्क कंप्यूटर्स उसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। हमारा टेक्स्ट तो कहता है 10 मिनट का टाइम होगा ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। अगर उसमें ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाती है और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और वो अकाउंट मैंने अपने उस नेटवर्क कंप्यूटर यानी अपने उस पूरे ब्लॉकचेन में ऐड किया होता है, अगर मेरे उसमें ट्रांजैक्शन आ गई तो तब वो वैलिडेट कर लेगा। अगर ट्रांजैक्शन ना आई तो उस जो बंदा बायर था, अगर उसकी तरफ से कुछ हुआ तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और जो नेटवर्क है वो पैसे मेरे उस तक नहीं जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ आ रही बात है कि नहीं? और उसके उसमें से अकाउंट में से माइनस कर लिए जाएंगे, इसी तरह से मुझे वापस मिल जाएंगे मेरे वाले पैसे। तो मैं भी सेफ होऊंगा और वो बंदा सेफ नहीं होगा, उसने मस्ती की है। समझ आ रही? और मैं तो सेल ही नहीं कर सकता जब मेरे पास है ही नहीं, मैं तो सेल ही तब करूंगा जब मेरे पास कोई चीज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? और मैं मैक्सिमम सेल उतना कर सकता हूँ जितना मेरे पास है, या उससे कम सेल कर सकता हूँ। समझ आ रही? और बायर उतना ही खरीदेगा जितना मैंने ऑर्डर लगाया है। तो जितने का ऑर्डर मैंने लगाया होता है उतने वो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि कौन कितना खरीद सकता है, क्योंकि उनके पास भी जो अकाउंट है उनके अकाउंट में पैसे देखे जाते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसको ऑथेंटिकेट ही नहीं किया जाएगा कि नहीं यार तुम्हारे तो पैसे ही नहीं, तुम कैसे $2,000 तुम्हारे पास पड़े हैं और तुम $10,000 की शॉपिंग कर रहे हो, नॉट अलाउड, ठीक है। तो वैलिडेट ही तब किया जाएगा। तो ये सारे पूरा जो सिस्टम है ये मैनेज कौन करता है? ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद माइनर्स करते हैं। और ये पूरा नेटवर्क जब ट्रांजैक्शन हो जाती है तो एक नया ब्लॉक बन जाता है, एक और डेटा आ जाता है उसके अंदर। तो वो जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक क्या है? इट इज अ ग्रुप्ड डेटा, इट इज अ ग्रुप्ड डेटा
that is formed after each transaction. बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? After each transaction takes place. Each transaction takes place. Transaction किसको कहते हैं? डिपॉजिट या विदड्रॉ. डिपॉजिट या विदड्रॉ ट्रांजैक्शन उसको कहा जाता है. इसके अंदर ना मुख्तलिफ चीजें होती हैं. इट कंटेन्स, ये जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स नंबर 1 ट्रांजैक्शन डेटा. इसमें एक होता है ट्रांजैक्शन डेटा. ट्रांजैक्शन डेटा में आपका जो नेम ऑफ सेंडर एंड रेसिपिएंट, अमाउंट ऑफ मनी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें सेंडर, रेसिपिएंट और अमाउंट या रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन डेटा. दूसरा इसके अंदर होता है टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प किसको बोलेंगे? टाइम एंड डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. टाइम एंड डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन. अब टाइम इंतहाई प्रिसाइज भी हो सकता है, लाइक इट कैन जस्ट इवन गो टिल द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सेकेंड. क्लियर हो रही है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सेकेंड तक भी जा सकता है ये. ठीक है, यू कैन से दैट टाइम एंड डेट. टाइम स्टैम्प क्या होता है? टाइम एंड डेट, या सिर्फ डेट भी हो सकती है, सिर्फ टाइम भी हो सकता है, एक्सेट्रा. इस तरह की मुख्तलिफ चीजें. व्हेन द ब्लॉक वाज माइंड, when the block was mined and validated by the blockchain network, was mined and validated by the. आप लिखें बेटा, ये आपकी बुक में बिल्कुल भी नहीं लिखे हुई बातें, मैं इसीलिए लिख रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई. टाइम एंड डेट when the block was mined and validated by the blockchain network, by the blockchain network. ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं ना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ. ठीक है, लिखना इसलिए जरूरी है. और एक इसके अंदर होता है प्रीवियस हैश वैल्यू. हैश वैल्यू इनफैक्ट ये एक एल्गोरिथम से ना एक आंसर निकाला जाता है. एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू आपका जो गिवन डेटा है ना, उस डेटा में से कोई वैल्यू निकाली जाती है. अब वो एल्गोरिथम आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसने एक वो नाम लिखा हुआ है, पता नहीं SHA-256 उसने लिखा हुआ है. SHA-256 एस से पता नहीं क्या बनता है, आगे HA से तो हैशिंग एल्गोरिथम ही है. 256 के अंदर इसका मतलब वो 256 बिट्स की बात हो रही है. मैं SHA फिर कभी बता दूंगा एस से क्या बनता है. ये नाम है इसका SHA, पर याद था मेरे जहन से निकल गया. SHA एक हैशिंग एल्गोरिथम, मतलब यूं समझ लें, एक जनरल एल्गोरिथम का बताता हूं. सेंडर, रेसिपिएंट और अमाउंट, इन सबको बाइनरी में कन्वर्ट करके ना 256 से मिसाल ले लो, डिवाइड कर दो अगर, या एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, या 250 जिससे भी डिवाइड कर. रिमाइंडर जो सा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? नहीं, रिमाइंडर जो सा होगा उसको आप अपनी हैश वैल्यू मान लें. मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इस मतलब ये एक एल्गोरिथम बता रहा हूं. एल्गोरिथम किसको बोलते हैं? कोई एक ऐसा मैथमेटिकल काम उसके ऊपर आप अप्लाई करें जो क्या होगा, हर दफा एक यूनिक वैल्यू निकाल के दे रहा हो आपको. सेंडर हो, रेसिपिएंट हो, अमाउंट हो, टाइम एंड डेट, इन सारों को बाइनरी में कन्वर्ट करें. मिसाल समझ आ रही है कि नहीं? बाइनरी में कन्वर्ट करके 1s and 0s आ जाएंगे. 1s and 0s के बाद आप उन 1s and 0s को 256 से डिवाइड कर दें, यानी डेनरी में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड कर दें, तो उसके रिमाइंडर्स आएंगे ना कि नहीं आएंगे? जो रिमाइंडर्स आएंगे ना, जरा समझना, जो रिमाइंडर्स आएंगे या 256 से डिवाइड करें या 1024 से डिवाइड करें, कोई भी वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हैं. मैं एक एल्गोरिथम बता रहा हूं, डिवाइड कर सकते हैं. उसको जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर बाइनरी में लिखें, और हर रिमाइंडर को जरा सुनना, हर रिमाइंडर जितना भी आगे बाइनरी में लिख के उसको साइक्लिक शिफ्ट करवा दे लेफ्ट 8 दफा. कितनी दफा? 8 दफा. हर बिट 8 दफा उधर उधर चली जाएगी, और उधर वाली बिटें किधर आ जाएंगी? राइट साइड पे आती जाएंगी. बात समझ आ रही है कि नहीं? राइट पे आ गई, और उसके बाद
उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? उसको किस में कन्वर्ट कर दें? हम बोलेंगे ये एक वैल्यू आई है, वो कौन सी वैल्यू होगी? उसको हैश वैल्यू बोलेंगे। हैश वैल्यू मींस अ वैल्यू दैट केम फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम। किसी एल्गोरिदम से जो वैल्यूज निकली हैं उसको हैश वैल्यू बोलते हैं। समझ रहे बात के नहीं? जैसे नहीं उसमें क्या नाम था, अभी तो वैसे ये A2 का कॉन्सेप्ट है, काफी डिटेल से हम इसको उधर भी पढ़ लेंगे, बट स्टिल यहाँ पे सिर्फ ये समझे कि एक सीक्रेट एल्गोरिदम अप्लाई होता है आपके डेटा के ऊपर, और उस सीक्रेट एल्गोरिदम में से ना उस प्रोसेस में से एक वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। समझ आ रही बात है कि नहीं? और हर दफा अब ये जब इसी ट्रांजैक्शन के बाद ये ट्रांजैक्शन, अब न्यू ट्रांजैक्शन जब बनेगी ना, ये ब्लॉक जब तब्दील होगा, व्हेन अ न्यू ट्रांजैक्शन विल बी मेड, तो प्रीवियस हैश वैल्यू तो उस ब्लॉक में मौजूद होगी, क्योंकि ब्लॉक के अंदर क्या, इट्स अ ग्रुप्ड डेटा। ब्लॉक किसको कहते हैं? ब्लॉक किसको कहते हैं? जैसे आपने मेमोरी यूनिट किसको कहा था? एड्रेस एंड कंटेंट्स को कहा था। एड्रेस एंड कंटेंट्स को कहा था। ग्रुप डेटा या ब्लॉक किसको बोलेंगे? जिसमें 1, 2, 3 और भी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। एक ट्रांजैक्शन डेटा, एक टाइम स्टैम्प और एक प्रीवियस हैश वैल्यू। समझ आ रही है कि नहीं? अब प्रीवियस हैश वैल्यू और ये जो पुरानी चीजें हैं शामिल होके एल्गोरिदम में इन होंगी, वो इसमें कुछ तब्दीली करेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक न्यू वैल्यू जनरेट हो जाएगी और वो ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाएगी। जी ये हमारा अब अपडेटेड ब्लॉक है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? और एवरी टाइम अ न्यू ट्रांजैक्शन इज मेड, ब्लॉक विल बी अपडेटेड। ठीक है, लिख लें फर्स्ट। अच्छा, और जो बिल्कुल पहला ब्लॉक है ना, उसको एंसेस्टर ब्लॉक या जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। बिल्कुल बुनियादी जो पहला डेटा होता है, पहला ब्लॉक, उसको क्या कहा जाएगा? जेनेसिस या एंसेस्टर ब्लॉक कहा जाएगा। ये भी लिख लें, फर्स्ट ब्लॉक इज जेनेसिस और एंसेस्टर ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक इज एंसेस्टर या जेनेसिस ब्लॉक, ancestor या genesis block, and every time block data updates and every time block data updates against each transaction that is made, against each transaction दैट इज मेड। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? हैश वैल्यू चेंजेस एवरी टाइम। हैश वैल्यू चेंजेस एवरी टाइम। हर दफा हैश वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक जेनेसिस हो गया ना, एवरी टाइम ब्लॉक डेटा अपडेट्स अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन दैट इज मेड, यानी हैश वैल्यू हर दफा क्या होगी? चेंज होती जाएगी। ठीक है, और ये हैश वैल्यू, न्यू हैश वैल्यू कैसे निकलती है? ये इन तमाम चीजों के बीच में से निकलेगी, एल्गोरिदम लगा के। उस एल्गोरिदम का नाम है, नाम बेशक ना याद करें, वो वैसे ही है, नाम बेशक ना याद करें, उसका SHA-256 नाम है बाय द वे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? और ये ब्लॉक चेनिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? बहुत जगहों में, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और जितने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, पॉलिटिक्स में अगर आपने कोई फाइल्स ट्रांसफर करनी हो, ब्लॉकचेन्स वहां पे इस्तेमाल होती, ताकि कोई उस फाइल को क्या ना कर सके, चेंज ना कर सके। या इसके अलावा कहीं रिसर्च में इस्तेमाल हो सकती है कि फार्मूलाज में कोई तब्दीली ना आ जाए। जैसे उन्होंने कहा रिसर्च कौन सी वाली, लेट्स से ऐसी जिसमें थोड़ी सी भी तब्दीली हो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फार्मास्यूटिकल रिसर्च जिस तरह से होती है, उसमें जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है या स्टोर किया जाता है तो ब्लॉकचेन की सूरत में स्टोर किया जाता है, ताकि उसमें ऐसा ना हो कि मेडिसिन खराब ना हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन केमिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी वो काम कर रहा है, इज डूइंग PhD राइट नाउ, और वो ऐसी मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा है कि जिसमें लाइफ में एक दफा आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यू विल नेवर हैव प्रॉब्लम ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लाइक अभी तो कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स लेनी पड़ती है ना रेगुलरली, कि आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को जनरेट ही ना करे। अब वो किस तरह की पिल होगी कि एक बस पिल आपने लेनी है लाइफ में, कभी जिंदगी में फिर आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई नहीं होगा, जिससे ब्लड प्रेशर या यू कैन से दैट के हार्ट अटैक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, वो जो आपकी ब्लड वेन्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी। फिर क्या ख्याल है? एक अच्छी रिसर्च है, बहुत जबरदस्त, एक पूरी नोबेल प्राइज टाइप की रिसर्च है ये। ठीक है,
तो खैर यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? और इसके अलावा और इसके अंदर क्या चीज होती है, यहां तक बात समझ आया? तो ब्लॉक्स की जब बात की जाती है कि एवरी ब्लॉक, अब सुन ले जरा, जैसे डायग्राम गिवन है, एक ब्लॉक उन्होंने बताया कि जी ये है, इस ब्लॉक के अंदर इनिशियल जोन सी है, इट्स ब्लॉक नंबर 1, इस इनिशियल है ब्लॉक नंबर 1, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है प्रीवियस हैश वैल्यू ये है, इस प्रीवियस हैश वैल्यू से न्यू हैश वैल्यू प्रोड्यूस हुई है, मिसाल के तौर पे AB A4BF ये जनरेट हुई है, मिसाल ले रहे हैं, ठीक है? ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये आ गई प्रीवियस और ये आ गई कौन सी वाली? करंट। समझ आई? न्यू ट्रांजैक्शन जब इसके अंदर हुई तो न्यू ट्रांजैक्शन ब्लॉक नंबर 2 कहलाया जाएगा, और उसमें कौन से वाली हैश इस्तेमाल होगी? हैश वैल्यू A4BF ये इस्तेमाल होगी, जरा समझना है इसको, ठीक है? और जो न्यू प्रोड्यूस होगी हैश वैल्यू वो कौन सी वाली है? 6 क्या है बोले? A4AB1 प्रोड्यूस। अब यहां से न्यू हैश आ गया, न्यू ब्लॉक आ गया, प्रीवियस क्या इस्तेमाल होगी? 6AB1, और न्यू जोन सी है, न्यू प्रोड्यूस होगी कौन से वाली बताएं? ऊंचा बोलो। 34EE, एंड इस तरह से ना चलता जाएगा, ठीक है? कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हो सकते हैं जो इसमें तब्दीलियां लेके आ सकते हैं, एंड every transaction is associated with each other, every transaction knows that कि I am being what? Updated। ये एक एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट हो रहा है, तो the computer that is involved in making these blocks, it knows which algorithm to apply and how to change it। If a hacker comes and just changes one block, तो वो एक ब्लॉक को जब तब्दील करेगा ना, इसके पास आएगा, उसके पास कौन सा वाला ब्लॉक होगा? उसके पास प्रीवियस ब्लॉक आएगा, तो जब प्रीवियस ब्लॉक से वो हैश वैल्यू जनरेट करेंगे ना, एवरी टाइम हैश चेंजेस। यहां से अभी A4BF से 6AB1 प्रोड्यूस हुआ ना, अगली दफा इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो चेंज वैल्यू प्रोड्यूस होगी। ये उस एल्गोरिथम का कमाल है। इसका मतलब क्या है कि वो चेन क्या हो जाएगी? इसके आगे वाली ब्रेक हो जाएगी। ये तो कह रहा था कि मैं इसके साथ एसोसिएट कर रहा हूं, यहां पे करंट वैल्यू कुछ और आएगी और यहां की तो वैल्यू ही कुछ और 6AB1 है। यहां पे जो हैकर था उसने जो नई हैक करने के बाद वैल्यू निकाली वो थी 2AB थी, जिसका लिंक इसके साथ क्या हो गया? टूट जाएगा। तो आगे वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं वो वैल्यू उनकी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितने भी नया चेन डेवलप हो रही है उसको वैलिडेट करने के लिए एंड वाली जो सी ब्लॉक है वो एंसेस्टर तक जाएगा पहले। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एंसेस्टर तक जाके चेक करेगा कि वैल्यूज क्या चल रही हैं। कोई भी वैल्यू अगर ऊंची नीची होगी तो उसमें क्या आएगा? नो ट्रांजैक्शन कैंसल्ड। तो अगर हैकर का कंप्यूटर बहुत फास्ट हुआ ना, तो बिफोर योर कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग, बिफोर द नेटवर्क कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग केस में मैंने क्या तब्दीली लेके आनी है, और उससे पहले हैकर फास्ट कंप्यूटर उसने तब्दीली ला के चेंज करके नया ब्लॉक आपको भेज देना, ये लो यार ये ब्लॉक था आपका, हालांकि वो ब्लॉक आपका नहीं था। योर कंप्यूटर्स वर इन फैक्ट बिजी अपडेटिंग द डेटा, यस और नो? तो इसको रोकना है ना, प्रिवेंट करना है कि नहीं करना? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो प्रिवेंट करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क बड़ा जरूरी है, POW, प्रूफ ऑफ वर्क बड़ा जरूरी है। एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? अब ये बात समझना जरा, देखें, योर कंप्यूटर एंड द वन हु इज ट्राइंग टू गेट एक्सेस ऑफ योर कंप्यूटर, हिज कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। इफ हिज कंप्यूटर इज फास्ट, वो क्या करेगा? आपके कंप्यूटर की चीजों को स्नैच करने की, या आपके प्रोसेसिंग से पहले अपनी प्रोसेसिंग कर ले अगर, और आपको वो फेक चीज सेंड कर दे अगर। क्यों गर्ल्स एंड बॉयज? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लेट्स से यहां पे जिस तरह से 5th चेन है, कौन से वाला है? 5th ब्लॉक है। अब 5th ब्लॉक के बाद जो छठा ब्लॉक अपने पास आएगा लेगा, अब हैकर ने क्या किया? ब्लॉक यहां पे आकर 2 पे आके क्या कर ली? तोड़ दी। 2 पे आके ब्लॉक को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। अब जब तक हैकर के पास वो चीज पहुंचे, मतलब वो कंप्यूटर, लेजिटिमेट कंप्यूटर के पास पहुंचेगी ना कि मेरा छठा ब्लॉक है, मैं उसको प्रोसेस करूं, उससे पहले ही उसने इतना तेज प्रोसेसिंग करके ना नए 4 ब्लॉक बना के 3, 4, 5, 6 उसी को भेज देगा, ये लो ये डेटा था तुम्हारा। तो उसके पास तो चेंज्ड ब्लॉक्स जाएंगे ना, वो वाले ब्लॉक्स तो नहीं जाएंगे जो लेजिटिमेट है।
तो इसको ब्लॉकचेन के इस कॉन्सेप्ट को रोका गया था प्रूफ ऑफ वर्क के साथ। प्रूफ ऑफ वर्क में ऑल कंप्यूटर्स को इन्वॉल्व किया था कि आओ यार माइनर्स बन जाओ, विल गिव यू द कमीशन, हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे, आप ट्रांजैक्शंस के अंदर पार्ट लें। 10 मिनट का टाइम देते हैं, उस 10 मिनट के टाइम के अंदर इस पूरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं सब इस पूरे ब्लॉक्स को वैलिडेट करें। एक कंप्यूटर को तो करा जा सकता है, दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स को तो नहीं ना आप हैक कर सकते, हर एक को तो नहीं भेज सकते। इट विल टेक, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि जो माइनर्स को जाके हर दफा डेटा अपडेट करे। इसका मतलब क्या है, द डेटा इज केप्ट नॉट इन वन नेटवर्क बट इन द होल चेन, ब्लॉक चेन। और जब हर माइनर उसको वैलिडेट करता है कि हाँ जेनेसिस के साथ मैच कर रहा है, जेनेसिस के साथ मैच कर रहा है, जेनेसिस के साथ मैच कर रहा है, एंसेस्टर के साथ मैच कर रहा है, यस इट इज वैलिडेटेड, ट्रांजैक्शन कर लो। अब मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सोचें एक नेटवर्क कंप्यूटर हुंजा में पड़ा हुआ है, मिसाल ले रहा हूँ, एक पड़ा हुआ है स्वात में पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है कराची में तो खैर नहीं है, अलबत्ता मुख्तलिफ जगहों में पड़े हुए हैं। तो जस्ट इमेजिन एक वक्त में किस किस को कह लें कि उसको अपडेट किया जाएगा, नहीं किया जा सकता ना, एक को कर लेंगे, दो को कर लेंगे। जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइनर्स मौजूद हैं पूरे दुनिया के अंदर, सारों को तो नहीं किया जा सकता, देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, सो प्रूफ ऑफ वर्क क्या था, 10 minutes टाइम फॉर वैलिडेटिंग अ ब्लॉक वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, वैलिड है या इनवैलिड है वो 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, और ये उस पूरे ब्लॉक को के अंदर ये चीज ऐड भी होती है कि ये ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, माइनर्स जो उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।